नमस्ते बच्चों। अब हम समझते हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब यह है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है उसे हम मिक्स कर दें स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन के साथ में, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसका पीएच क्या होगा, ठीक है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो सोल्यूशन 1 है, ये जो सोल्यूशन 1 है ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है, इसको हम मान लेते हैं HCl है मान लीजिए। दूसरा जो है वो सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग बेस का, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है। तो इसमें जो सोल्यूशन 1 है उसकी नॉर्मेलिटी है कैपिटल N1, उसका वॉल्यूम है कैपिटल V1, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH ये सोल्यूशन 2 है, इसकी नॉर्मेलिटी है कैपिटल N2 और वॉल्यूम है V2, ठीक है। अब मान लीजिए जो HCl है उसके इक्विवेलेंट्स है N1। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो HCl के जो इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे वो N1 इंटू V1 हो जाएंगे, स्मॉल n1 से हमने रिप्रेजेंट किया इसे। और जो मोल्स हैं या इक्विवेलेंट्स हैं NaOH के, इस केस में मोल्स और इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएंगे क्योंकि n फैक्टर 1 है। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट्स है बेस के, इट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी N2 इंटू वॉल्यूम V2। अब जब हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो मिक्स करने के बाद में जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच हम जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर बन सकती हैं और उसके हिसाब से हम अलग अलग रिलेशन यूज करेंगे पीएच कैलकुलेशन के लिए। अब ये 3 कंडीशंस कौन सी बन सकती हैं इनको हम समझ लें, है ना। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि HCl और NaOH जब रिएक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि मिक्स होंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो ये रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे तो HCl और NaOH ये रिएक्ट करके बना लेंगे NaCl और H2O। हम ये जानते हैं कि HCl के N इक्विवेलेंट्स NaOH के N इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके NaCl के N इक्विवेलेंट्स बना देगा, ठीक है। तो अब यहां पर डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से हमें क्या चेक करना है उसको हम समझ लें। जैसे मान लीजिए जब आप HCl और NaOH को, ठीक है, रिएक्ट करवाते हो तो हमें इनिशियल इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है। इनिशियल इक्विवेलेंट्स HCl के कितने हैं N1, है ना, और NaOH के कितने हैं N2। तो पहली कंडीशन बनती है कि इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, स्मॉल n1 इज ग्रेटर देन स्मॉल n2। स्मॉल n1 क्या है, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, और स्मॉल n2 क्या है, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो N1 V1 और N2 V2। तो इफ N1 V1 इज ग्रेटर देन N2 V2, है ना, ऐसा भी आप लिख सकते हो इसे। तो यहां पर क्या होगा, जब इक्विवेलेंट्स HCl के ज्यादा होंगे NaOH के कम होंगे तो NaOH जो होगा वो लिमिटिंग हो गया, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और HCl कितना बचेगा, N1 में से N2 रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना, N1 माइनस N2। इस केस में फाइनली क्या होगा, फाइनली HCl बच जाएगा N1 माइनस N2, NaOH पूरा। तो जो HCl बचेगा वो कितना बचेगा, N1 V1 माइनस N2 V2। तो ये पहली कंडीशन हो गई। तो ये जो पहली कंडीशन है ये क्या है कि इफ N1 V1 इज ग्रेटर देन N2 V2, जब N1 V1 की वैल्यू N2 V2 से ज्यादा होगी तो उस केस में एक्सिस में बचेगा HCl, और ये जो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। तो इस केस में जो हाइड्रोजन आयन होंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जितना HCl बच गया, तो HCl कितना बच गया, N1 V1 माइनस N2 V2, ये तो बच गया। अब हमें कंसंट्रेशन चाहिए तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहां से कितना मिला हमें V1 और यहां से कितना मिला हमें V2, तो जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये तो आगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब आपको पीएच चाहिए तो पीएच कैसे मिल जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको दे देगा पीएच की वैल्यू। तो ये तो हो गया पहला केस, है ना। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं कि अगर N2 V2 मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स NaOH के HCl से ज्यादा है ना। तो अगला केस है इफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, और N1 V1 इज लेस देन N2 V2, मतलब HCl के इक्विवेलेंट से कम NaOH के इक्विवेलेंट से ज्यादा। तो HCl हो गया लिमिटिंग, ये खत्म हो जाएगा पूरा रिएक्शन के बाद में। NaOH बचेगा कितना, N2 में से N1 कम हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो HCl तो बिल्कुल नहीं बचा, यहां पर ये बचेगा N2 माइनस N1, और ये बन जाएगा कितना N1। तो N2 कितना हो जाएगा, N2 V2, और इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे, N1 V1, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होगा, कौन सा केस, इफ N1 V1 इज लेस देन N2 V2, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज लेस देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। तो इस केस में बचा क्या, HCl पूरा खत्म, NaOH बच गया, कितना बच गया, N2 V2 माइनस N1 V1, इतना NaOH बच गया, ठीक है। ये इक्विवेलेंट्स किसके हैं, NaOH के, है ना, ये इक्विवेलेंट्स किसके हैं, NaOH के, तो इतना बच जाएगा ये। तो उस केस में आप, क्योंकि NaOH बचा है तो ये मेजर सोर्स है OH आयन का,
तो जो कंसंट्रेशन NaOH का वही कंसंट्रेशन OH आयन का, बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो उस केस में आपको OH आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा कितना, N2V2 माइनस N1V1, है ना। ये तो हो गए मोल से इक्विवेलेंस। अब कंसंट्रेशन चाहिए तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। तो अगर N1V1 की वैल्यू N2V2 से कम है तो यहां से आपको OH आयन कंसंट्रेशन मिलेगा। तो इससे आप POH कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। और यहीं से आप pH मिल जाएगा आपको कितना, pKw माइनस POH। और 27 डिग्री सेल्सियस पे pKw कितना होता है, 14 माइनस POH। तो यहां से आपको pH मिल जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस है ना, अब थर्ड केस देखिए क्या होगा। थर्ड केस अगर ये दोनों ही बराबर हो गए तो क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH दोनों ही बराबर है ना, तो या N1V1 और N2V2 बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो HCl है वो भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, NaOH भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो अब सोल्यूशन में ना तो HCl बचेगा ना ही NaOH बचेगा, सोल्यूशन में क्या रहेगा, सिर्फ NaCl। तो यहां पर फाइनली क्या होगा, NaOH भी खत्म, HCl भी खत्म, मतलब HCl भी खत्म, NaOH भी खत्म, NaCl कितना बच जाएगा, NaCl बनेगा N1 विच इज इक्वल टू N2। ये किसके इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, NaCl के। अब सोल्यूशन में सिर्फ NaCl है, तो ये किसका सोल्यूशन है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब हमने पढ़ा था कि कोई सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है और उसका कोई सोल्यूशन है, तो वो होता है कैसा, न्यूट्रल। तो उस केस में जो pH होगा वो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH होगा, वो होता है हाफ ऑफ pKw। तो इफ N1V1 इज इक्वल टू N2V2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और जो OH आयन कंसंट्रेशन होगा वो बराबर होगा, जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ KW के बराबर। और जो pH होगा वो POH के बराबर होगा और ये होगा हाफ ऑफ pKw के बराबर। और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हो जाती है 7। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन को मिक्स करते हो तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए N1V1 और कैलकुलेट कीजिए N2V2। अब इन दोनों में से चेक कीजिए कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। अगर पहली कंडीशन अप्लाई होती है तो यहां से आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिलेगा और यहां से pH मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है गिवन क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहां से आपको OH आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगा, इस रिलेशन से आपको POH मिल जाएगा और इस रिलेशन से आपको pH मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब जो सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का सोल्यूशन है जो न्यूट्रल होता है और उसका pH 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है 500 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 500 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन, फाइंड pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें HCl सोल्यूशन और NaOH सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है। अब इसके इसमें मोलैरिटी और नॉर्मलिटी इक्वल होगी बिकॉज n फैक्टर इज 1। तो यहां पर जो N1 होगा दिस इज इक्वल टू M1 विच इज इक्वल टू 0.4, है ना, नॉर्मल कह सकते हैं हमसे। और जो V1 होगा दिस इज इक्वल टू 500 ml। फिर जो N2 होगा विच इज इक्वल टू M2 विच इज इक्वल टू 0.2 नॉर्मल या मोलर। और जो V2 है इट इज अगेन 500 ml। अब हम पहले N1V1 और N2V2 को चेक करें। तो N1 इंटू V1 कितना है, 0.4 इंटू 500, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 200। और N2 इंटू V2 कितना हो गया, 0.2 इंटू 500, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो इसमें कंडीशन क्या है, N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, क्योंकि यहां पर जो N1V1 है वो कितना है, 200 और N2V2 कितना है, 100। तो हमने ये देखा था अभी कि अगर N1V1 की वैल्यू N2V2 से ज्यादा है तो आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इस रिलेशन से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से समझ लेते हैं। तो यहां से आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है विच इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर आप ये जो वॉल्यूम है इसको आप लीटर में भी रख सकते हैं और मिलीलीटर में भी रख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम की यूनिट कैंसिल हो जाती है इस रिलेशन में। हमेशा ऐसा नहीं करना, लेकिन इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए आप वॉल्यूम की यूनिट को लीटर में भी रख सकते हैं, मिलीलीटर में भी रख सकते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखें कि जो N1V1 है उसकी वैल्यू कितनी है, 200। यहां पर वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में रखा है ना। N1V1 200 है, N2V2 कितना है, 100। अब क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में रखा है तो V1 और V2 भी मिलीलीटर में रहेंगे, तो विच इज इक्वल टू 500 प्लस 500। तो दिस इज इक्वल टू 100 अपॉन 1000।
विच इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल या मोलर, जो भी, ठीक है। तो यहां से आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिल गया, ठीक है। अब आप पीएच देखेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 to the power -1 विच इज इक्वल टू 1। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन जो मिलेगा हमें, उसमें उसका जो पीएच होगा वो 1 होगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि HCl है एक्सिस में, तो सोल्यूशन कैसा होगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि HCl यहाँ पर एक्सिस में है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।